आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन मंगलवार, राम जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। 1 फरवरी 2022, कक्षा 8वीं आप समस्त विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में भव्य स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में जो एक अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक के तौर पे है, भारत की खोज। इसमें जो अध्याय नंबर 9 है, अंतिम अध्याय है ये। इस पुस्तक में 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। ये 2 पृष्ठभूमियां हैं, भारत और अंग्रेज। इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे, इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो सन 1942 में जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह अचानक नहीं था। पहले से लोगों का मन में ये जो विचार था, ये विचार पहले से ही आ चुका था कि अब तो अंग्रेजों को बाहर से उखाड़ फेंकना है। और उनका जो राज है, उनका राज अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो विचारधारा है, इस प्रकार की जो धारणा है, लोगों ने पहले से ही बना ली थी, पहले से सुनिश्चित था। इस तरह से जब लोगों ने ऐसी धारणा बनाई और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की उन्होंने शुरुआत की, तो ये वो समय था जिस समय नेताओं के साथ साथ आम जनता भी अंग्रेजों के जुल्मों से बिल्कुल तंग आ चुके थे। भले ही कुछ लोग सरकार के सामने प्रार्थना प्रस्ताव लेकर गए हों और उस प्रार्थना प्रस्ताव में यही प्रस्ताव रखा था उन्होंने कि हम आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, हमें आजाद कर दीजिएगा। लेकिन जब कुछ लोग सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव लेकर गए, तो उनमें से कुछ जो लोग थे वो उग्र विचारधारा के लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, जो हिंसक घटनाएं करके सरकार को सचेत करना चाहते थे। और 42 के आंदोलन में जब नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, तो जनता और भी ज्यादा भड़क उठी। विशेष रूप से उस समय जो युवा पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी ने, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्वक दोनों तरह की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण एक तरह से काम किया। इसके बाद सन 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार को एक चुनौती मिली थी। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज के विरुद्ध यह पहली चुनौती थी, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिश राज का विरोध करना शुरू कर दिया था मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारियों ने, उनके अन्य सहयोगी गणों ने भी, चाहे उसमें तांत्या टोपे हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे फिर कोई अन्य महान क्रांतिकारी हो जिसने देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने विद्रोह की भावना, विद्रोह पैदा किया हो, विद्रोह शुरू किया हो। इस प्रकार से आप इस अध्याय में जानोगे कि उस दौर में अनगिनत लोगों की भी मृत्यु हुई। 42 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी में हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों में घायल भी हुए, हजारों की संख्या में घायल भी हुए, मरे भी। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये अंदाजा लगाया गया कि 1028 लोग इस आंदोलन में मरे और करीबन 3200 यानी कि 3200 घायल हुए। जबकि लोगों का कहना था कि करीबन इस आंदोलन में 25,000 लोग मारे गए और जो घायलों की संख्या है वो करीबन 10,000 से ऊपर रही है। इस प्रकार से ये जो आंदोलन है,
इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन प्रभावित हुआ इस आंदोलन से, और कई स्थानों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन बिल्कुल ही खत्म हो गया। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में। केवल संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में हिंसक घटनाओं की कोई शिकायत नहीं हुई और सरकार से फिर से दोबारा विजय पाने के प्रयास किए गए, लेकिन इसमें बहुत हफ्ते लग गए सरकार को। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें आप देखोगे इस अध्याय में। इस अध्याय में जानोगे कि बाद में जो अकाल पड़ा, वो एक जो भयंकर अकाल और महामारी फैली, वो कब फैली, कौन सी जगह फैली और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। भारत की स्थिति वैसे ही डावाडोल थी उस दौर में। ऊपर से भयंकर अकाल ने उसकी भारत देश की जो कमर है वो बिल्कुल तोड़कर रख दी। इस अकाल का प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में ये सबसे बड़ा विनाशकारी दौर था। इसकी तुलना सन 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की गई। इसके बाद भयानक महामारी फैल गई, विशेषकर हैजा, मलेरिया। हजारों लोग इसके शिकार हुए और इस अकाल ने भारत की बदसूरत व दर्द भरी सूरत को भी उभार कर रख दिया। हमारे बुजुर्गों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि हर 100 वर्ष के बाद एक भयंकर महामारी आती है इस संसार में और वो तबाही मचा देती है पूरे संसार में। अब ये जो बीमारी आई है, अभी क्या नाम है, ये जो कोरोना की, इससे पहले जो महामारी आई थी सन 1920-21 में आई थी, और उस दौर में ऐसा था कि अगर एक व्यक्ति का दाह संस्कार करके आए हैं तो घर में दूसरा व्यक्ति की तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। ऐसी भयंकर बीमारी थी ये 1920-21 में। हमारे बुजुर्ग ऐसा बताते हैं हमें। तो जो ये महामारियां हैं, ये जो अकाल है, ये चलते रहते हैं। ये महामारी हर 100 वर्ष के बाद अवश्य देखने को मिलती है। अगर आप इतिहास उठाओगे तो 1820-21 में भी, इससे पहले भी, तो ये जो महामारी है तरह तरह की, कभी कुछ किसी ने कोई ना कोई नया रूप धारण करके आ जाती है आम जनता के समक्ष, इस संसार के समक्ष। ठीक है, तो इस तरह से अकाल के कारण भारत में चारों ओर तबाही मच गई थी। और जैसे कलकत्ता में सड़कों पर लाशें बिछी थी और कलकत्ते के ऊपरी वर्ग के 10,000 लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, वह नाच गाने और दावतों में मस्त रहे। ऐसे व्यक्ति भी थे उस दौर में। आम जीवन पर अकाल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों लोग दिनों दिन गरीब होते गए, जिसके कारण भूखमरी बढ़ती गई। जैसे अभी आप देख भी रहे हो, किसी की नौकरी गई, किसी की परिवार से कोई सदस्य दूर हो गया, किसी का काम धंधा बिल्कुल ठप ही हो गया, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये चीजें पहले भी हमें, हमारे बुजुर्गों को देखने को मिली हैं इस संसार में। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें हम इस अध्याय से प्राप्त करेंगे, इस अध्याय में बताई गई हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। पेन पेंसिल साथ में रखना, ताकि जो भी कठिन शब्द आएंगे, जो भी आपके क्या नाम है महत्वपूर्ण बातें आएंगी, उन्हें आप रेखांकित करते जाएं। ठीक है भाई। देखिए, भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। आकस्मिक होता है अचानक से, अंग्रेजी में सडनली बोलते हैं। ठीक है, वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। परिणति
उपसर्ग है। इस चरम परिणति का मतलब होता है अंतिम रूप, अंतिम रूप। इसके बारे में आक्षेप आक्षेप होता है जिससे कोई उम्मीद, आशा उम्मीद लगाई जाती है। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में से वे असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक महल, राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बर्दाश्त, सहन करना, व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, दमन होता है दबा देना, किसी चीज को दबाना। जनता की ओर से अकस्मात, अकस्मात का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, अचानक, असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। हिंसात्मक, हिंसक रूप धारण कर लेना, जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। हथियारबंद, हथियारों से जो लैस होते हैं, इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चलता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। क्रोध, गुस्से को। वे इतने क्रुद्ध, क्रुद्ध क्या होता है, गुस्सा, और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया। अनुसरण, अनुपसर्ग है, शरण, उसकी शरण लेना, यानी कि मानना, उसकी नकल करना, उसके पीछे पीछे चलना। अंग्रेजी में जैसे हम फॉलोवर्स नहीं होते, वो क्या नाम है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में इस प्रकार से फॉलोवर्स बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे देखिएगा आप। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए वे काफी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। जन आंदोलन क्या होता है, जनता का आंदोलन, आम जनता द्वारा किसी विचार को उठाना, उसको जन आंदोलन बोलते हैं, ठीक है भाई। पूरे भारत में सन 1942 में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। इस तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। गदर, गदर का मतलब होता है विद्रोह। आपने फिल्म भी देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा, प्रेम कथा, सनी देओल की, देखी है ना। तो उसमें भी भारत पाक के विभाजन के विषय में दिखाया गया है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप। ये चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके थी। बेमौके में बे उपसर्ग है, मौका मूल शब्द है, क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। उस भीड़ ने न तो इस द्वंद्व की तैयारी की थी, द्वंद्व होता है युद्ध, और न ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था। यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई थी। तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में, तात्कालिक प्रतिक्रिया होता है इमीडिएटली फीडबैक देना,
यानी कि तात्कालिक का मतलब उसी समय, और प्रतिक्रिया जवाब देना, अंग्रेजी में फीडबैक बोलते हैं, तुरंत फीडबैक दे देना, प्रतिक्रिया करना। जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप पे कोई सॉन्ग लगा रखा, स्टेटस पे कोई सॉन्ग लगा रखा, या कुछ अन्य कोई पंक्तियां किसी कवि या लेखिका की लगाई हुई है, और आप तुरंत क्या करते हो, या आपका जन्मदिन है और कोई आपको इसको देखता है आपके स्टेटस को, और फिर वो क्या करता है, लिखता नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और तुरंत आप क्या करते हो, उसकी फीडबैक दे देते हो, थैंक्स ब्रो, थैंक्स भाई, थैंक्स सर, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से बड़ी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता में स्वतंत्र मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। अतिरंजित होता है जिसमें ज्यादा रंग भर दिया गया हो, अत्यधिक रंगा हुआ, उसको अतिरंजित बोलते हैं। अति उपसर्ग है इसमें, रंज मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, इत इसमें प्रत्यय है, रंज मूल शब्द है, अति इसमें उपसर्ग है। अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे देखिएगा आप, शायद 10,000 की संख्या ज्यादा सही होगी। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। भारत की बीमारी अकाल, अब इसके विषय में जान लेते हैं। भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। इसका मतलब ये है तन और मन दोनों से का मतलब मेंटली और फिजिकली, यानी कि लोग वैसे भी बीमारी से ग्रस्त थे, शारीरिक रूप से भी, फिजिकली भी बीमार थे और मेंटली भी बीमार थे। करे तो क्या करे, उधेड़ बुन में लगे हुए थे। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे। फूले फले का मतलब होता है जिनको ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है, ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा। भयानक, भयानक होता है डरावनी, स्मृति होता है याद। दूर दूर तक विस्तृत अकाल जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिण भारत पर पड़ा। विस्तृत होता है फैला हुआ, बड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले, अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। विनाशकारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, नष्ट होने वाला। इसकी तुलना 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के प्रारंभिक आरंभ मूल शब्द है, 21 में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आरंभिक परिणाम थे, आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग, शुरुआत थी। इसके बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा और मलेरिया। वह दूसरे सूबों में भी फैल गई। सूबे होते हैं अक्षेत्र, एरिया, और आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके
शिकार हो रहे हैं। इस अकाल ने ऊपर के थोड़े से लोगों की खुशहाली के जीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी, जीने जीने होते हैं पतले, पारदर्शी, जिसमें ऐसे आर पार देखा जा सकता है। आवरण आवरण होता है ढकना, किसी चीज को किसी चीज से ढक देना, उसको बोलते हैं आवरण। आ उपसर्ग वर्ण मूल शब्द है, ठीक है। उसे उगाड़ कर रख दिया, उगाड़, उबारना, उसे दूर कर देना। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। बदहाली, बद मूल शब्द है, ओ सॉरी, बद बद उपसर्ग है, हाल मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, यानी कि बुरे हाल की। बद मीन्स बुरा, ठीक है। और बदसूरत, बद इसमें भी उपसर्ग है, सूरत इसमें मूल शब्द है। जो सुंदर न हो, जो सुंदर न हो उसको क्या कहते हैं? बदसूरत बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, जब यह सब गठित हो रहा था और कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। तबके होते हैं पद वाले, पद। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था। विलासिता, जो आराम करने वाले होते हैं, खुश है जो, ऐसो आराम वाले, ठीक है। और जीवन उल्लास से भरा हुआ था। उल्लास होती है खुशी। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान है और बहुत से लोग बहुत निर्धन है। निर्धन में निर उपसर्ग धन मूल शब्द है। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है। यहाँ शासक है और शासित है। ब्रिटिश है, ब्रिटिश हैं और भारतीय हैं। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। अकाल की गहरी वजह इस अकाल की गहरी वजह उस बुनियाद मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, नीति में थी, जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी और जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे? 3 वर्ष पहले मृत्यु शैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था। लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे? कितनी नगन दुर्गति। दुर्गति होते हैं, दुर उपसर्ग है, ठीक है। इसमें क्या है? दुर उपसर्ग है। दुर्गति का मतलब होता है बुरी दशा, ठीक है। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कितना और कचरा छोड़ेंगे। अब भारत की सजीव सामर्थ्य है, ये देखिएगा, भारत की सजीव सामर्थ्य, ये पंक्तियां अंतिम पंक्तियां हैं इसमें, ठीक है। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान की को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। अकाल होता है भूखमरी, ठीक है। मनुष्य और जो कायाकल्प होते हैं, कायाकल्प का मतलब होता है रूप बदलना, ठीक है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। स्मृति, याद, विलक्षण, अद्भुत, जिसको वंडरफुल भी बोलते हैं अंग्रेजी में वंडरफुल बोलते हैं। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है।
निर उपसर्ग है, और निर्मित का मतलब होता है बनाया हुआ, ठीक है। अतीत भूतकाल, यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो। वर्तमान होता है जो चल रहा हो, एट प्रेजेंट टाइम। बोध जानकारी, अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं। समर्पण, अपने आप को किसी को सौंप देना। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। मार्गदर्शक, मार्ग होता है रास्ता, दर्शक होता है दिखाने वाले, यानी कि रास्ता दिखाने वाले जो होते हैं उनको मार्गदर्शक बोलते हैं। ये जो अध्याय था, ये अध्याय आपका समाप्त हो गया है।